उसके बाद आया आपका 1917 में सैडलर कमीशन, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता कमीशन। कलकत्ता कमीशन, सैडलर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, कलकत्ता कमीशन। और इन्होंने 3+4 को इंट्रोड्यूस भी कराया था, यानी 3 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में। 3 वर्षीय और 4 वर्षीय, ठीक है। जब उसके बाद इनका नाम क्या था, किसके नाम पर बना था ये, और 1917 में जब सैडलर कमीशन आया तो ये किसके नाम पर बना, कलकत्ता कमीशन। 3+4 यानी 3 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को इंट्रोड्यूस कराया, और इसका नाम था डॉक्टर माइकल सैडलर। इनके नाम पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अभी तक हमने जाना 1917 तक। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद आई आपकी 1917 के बाद 1927 और 29। 1927 और 29 में आई आपकी हर्टांग कमेटी। आप देख रहे हैं कितने सारे ईयर्स हैं। अगर इन ईयर्स के साथ आप एक निमोनिक बनाकर चलेंगे तो आपको हर जगह याद हो जाएगी। देखो, जब किसी चीज की कोई बदबू आती है तो उसकी बदबू हर जगह फैल जाती है ना। जब वो बदबू हर जगह फैल गई, यानी सैडलर, मैंने आपको बताया, सड़ा हुआ कमीशन। जब सड़े हुए कमीशन की बात हर जगह फैल गई, हर जगह फैल गई, तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, सबके लिए अलग अलग वर्क कराया जाए। हर्टांग कमेटी आपको पता भी होगा किसकी जांच के लिए आई थी, एलिमेंट्री एजुकेशन। जिन्होंने वेस्टेज एंड स्टैग्नेशंस, यानी अपव्यय अवरोधन पर, अपव्यय अवरोधन पर काम किया था। और जब हर्टांग कमेटी ने कार्य किया एलिमेंट्री एजुकेशन पर, जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन से बिलोंग कर रहा था, अपव्यय अवरोधन से, क्योंकि बात हर जगह फैल गई थी सड़े हुए कमीशन की। सड़ा हुआ कमीशन कब था, 1917 में। उसके 10 साल बाद आया 1927 में हर्टांग कमेटी, जो हर जगह फैल कर आई, और इन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हर जगह बच्चे इन जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है तो उसे एडमिशन तो ले लेते हैं, खाने के लालच में, कपड़ों के लालच में, किताबों के लालच में, लेकिन उसमें अपव्यय अवरोधन की समस्या आती है। कुछ बच्चे किसी कारण से बीच में छोड़ देते हैं और किसी के बीच में रह जाते हैं। ये मैं आपको जब आपका टॉपिक आएगा तो डेप्थ में पढ़ाऊंगी। आगे देखते हैं। जब सड़ा हुआ कमीशन हर जगह आया और उसके बाद आपकी हर्टांग कमेटी आई, यानी हर तरफ बात फैल गई। उसके बाद आया आपके, उसके कुछ समय के बाद, कौन सा, 1937 में एबट वुड रिपोर्ट। और इन्होंने अपने लेवल पर अपने अपने काम किए। 1937 में ही दूसरा काम हुआ, जब इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी, सारे अंग्रेज लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो अब इससे इंडियन परेशान हो गए और इन्होंने कहा अब हम अपने लेवल पर कुछ काम करेंगे। और अपने लेवल पर काम करने के लिए कौन आई, हमारा बेसिक फंडा, बेसिक फंडा हिंदी में लिख लेते हैं ऐसे,
बेसिक फंडा। अब बेसिक फंडा बनाया यानी बेसिक एजुकेशन, जिसे नाम दिया गया वृद्धा वृद्धा शिक्षा, नाम दिया गया नई तालीम। ये सबको इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। और बेसिक शिक्षा का फंडा हमारे यहाँ कौन लेके आए? महात्मा गांधी जी। कौन लेके आए? महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा कि बच्चे का सिर्फ ऊपरी ऊपरी विकास नहीं होगा, अब मैं बच्चे का हर तरीके से विकास कराऊंगा। कैसा? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल, यानी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, जिससे बच्चा हर तरीके से अपने जीवन को जी सके। और इन्होंने यहाँ से क्राफ्ट एजुकेशन, जो इंडियन वर्क थे, इन्होंने कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे कार्य कर सकता है, सिर्फ इंग्लिश को पढ़कर ही आगे नहीं चल सकते। इसीलिए इन्होंने बेसिक फंडे को अपनाया और बेसिक फंडे को अपना के इसे वृद्धा शिक्षा स्कीम, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन के नाम से, अलग अलग नाम से इसको इंट्रोड्यूस कराया, जिसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शिक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। और ये किसने काफी वाइड एरिया पे वर्क किया। इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी जी ही थे। आगे चलते हैं, ये सब याद करते रहिएगा और इसी निमोनिक्स के थ्रू आप याद भी कर सकते हैं। अब जब इतना सब कुछ हुआ तो 1944 इसमें क्या हुआ, हमारा सार्जेंट योजना आई। और जब सार्जेंट योजना आई तो इन्होंने कहा कि अरे आप तो नाराज ही हो गए, ऐसे कैसे हो गया कि इंग्लिश अलग हिंदी अलग, अरे इन दोनों को सबको कंबाइंड कर लेते हैं। और इन्होंने कहा कि ना आपकी रही ना हमारी रही, यानी ना इंग्लिश रहा और ना बेसिक रहा। इन्होंने क्या, इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूजीसी की एस्टैब्लिश की बात की गई। लेकिन यहाँ पे 1944 में सिर्फ बात की गई थी, रिकमेंड किया गया था, रिकमेंड किया गया था। और 1947 में इसको थोड़ा वर्क दिया गया था, 1947 में वर्क दिया। उसके बाद लेकिन यूजीसी इंट्रोड्यूस कब हुई? 1953 में ये बनी। और पहले इसमें सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी का वर्क था, 3 यूनिवर्सिटी का वर्क। बाद में इसे सबका दे दिया गया। यूजीसी को 1953 में बनी और 1956 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। उन्नीस में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी रिकमेंड किया गया था। 1947 में इसे 3 यूनिवर्सिटी का वर्क दिया गया और 1953 में ये बनी और 1956 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी का, यानी अब ये हम सब के ऊपर वर्क कर रही है। अब हम सब इसी के रूल्स मान रहे हैं, इंडिविजुअल रूल्स किसी के नहीं चल रहे। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब इतना सब कुछ काम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जरा आगे देख लेते हैं। जब 1944, पहले मैंने आपको बताया 1813, फिर मैंने आपको बताया 1823, फिर मैंने आपको बताया 1835। 1835 में मैंने आपको बताया मैकाले आए, 1857 में मैंने आपको बताया वुड आए। उसके बाद अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस कराती गई। अब उसके बाद हम आगे इंट्रोड्यूस के लिए क्या चलते हैं वो जरा हम देख लेते हैं। उसके बाद जब इतना सारा काम हुआ तो
लोगों को परेशानी होने लगी। मैंने अभी आपको बताया 1944 में जब ये आया तो हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। क्योंकि लोग जब भी नहीं माने और यही 1944 में जब इतना सारा वर्क हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद जितने भी थे उनको कमीशंस का नाम दे दिया गया। जब इन तीनों यूनिवर्सिटीज पे वर्क किया गया तो आगे हम चलते हैं। अब हमारा आया 48-49 में राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन बना दिया गया। राधा कृष्णन कमीशन बना दिया गया जिन्होंने यूनिवर्सिटी पर आफ्टर इंडिपेंडेंस काम करा। आफ्टर इंडिपेंडेंस पर वर्क किया और राधा कृष्णन कमीशन किसके नाम पर पड़ा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर इनका नाम पड़ा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले देश की आजादी के बाद राधा यानी राधा कहाँ गई? यूनिवर्सिटी। राधा यूनिवर्सिटी में वर्क करने गई। ये आपका निमोनिक है। राधा कहाँ वर्क करने गई? यूनिवर्सिटी में वर्क करने गई। कब? 48 घंटे बाद। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और यहाँ हम कितने घंटे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? 48। कहाँ गई? राधा। राधा जी का तो नाम आपने सुना। हाँ जी, तो ठीक है, अब इसे रब करते हैं, आगे देखते हैं। नहीं, दूर से जब 48-49 में यानी 48 घंटे के बाद वो वर्क करने गई। कौन? राधा जी। राधा जी यूनिवर्सिटी में वर्क करने गई। तो फिर क्या आया? 1952-53 इसे कौन सा कमीशन आया आपका? मुदालियर कमीशन यानी मुल्ला जी का कमीशन। मुल्ला जी का कमीशन। मुल्ला जी का कमीशन यानी 52 और 53 घंटे में। पहले क्या था? 48 और 49, अब है 52 और 53। और इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ आप उस पर ही वर्क ना करें। क्या क्या करें इन्होंने? ये तो आप भी जानते हैं कि इनकी 3 से 4 बीबियां होती थी। तो इनकी 3 से 4 बीबियों पे सेकेंडरी एजुकेशन यानी मुल्ला जी के टाइम में, मोमडन्स के टाइम पे इनका काम कराया गया। और 3-4 यानी 3 और 4 बीबी इन्होंने 3+4 को इंट्रोड्यूस कराया और साथ में इस पे इन्होंने वर्क किया। और ये किसके नाम से जाने जाते हैं? हमारे मुदालियर कमीशन। और इनका नाम क्या था? हिंदी में लिख लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। हाँ, ये अब एक बात ध्यान रखेगा, कोई भी बात किसी तरीके से अपने मन पे मत लीजिएगा। मैं किसी हिंदू मुस्लिम को इंट्रोड्यूस नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना आपको निमोनिक्स के थ्रू याद कर रही हूँ। हमारा देश आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी से भरा हुआ है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कभी कोई बात आप अपने मन पर ले ले और इस वीडियो के ऊपर किसी तरीके कोई मेरा आपको किसी को परेशान करने का मूड नहीं है।
सिर्फ निमोनिक्स के थ्रू याद कराने का है। आगे देख लेते हैं। हाँ जी, फिर आया आपका 1964, 66, 64 घंटे बाद, पहले 48, फिर 52 और फिर आया आपका 64। 64 घंटे बाद इन्होंने 10 + 2 + 3 को इंट्रोड्यूस कराया, जिसको किसका नाम दिया गया? कोठारी कमीशन। अब जब कोठारी कमीशन ने, उन लोगों ने तो सिर्फ 3 + 4 को इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन इन्होंने क्या करा? 10 + 2 + 3 को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि इनका क्या नाम था? इनके पास, लोगों ने कहा इनके पास तो कुछ ज्यादा ही दौलत है, और ज्यादा ही दौलत की वजह से इनका नाम क्या था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। जब भी तो इन्होंने इतने बड़े बड़े लेवल को इंट्रोड्यूस कर दिया, 10 + 2 + 3। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कोठारी कमीशन ने ही वर्क किए हैं। जितने भी वर्क हुए वो सब इनके टाइम से ही स्टार्ट हुए हैं, चाहे हमारा SUPW का हो, टीचर एजुकेशन का हो, मेडिकल एजुकेशन का हो, या किसी भी चीज का हो, अधिकतर वर्क हमारे इन्होंने करे। ये मैं आपको 1964, 66 में जब इतने बड़े दौलत वाले लोग आए, यानी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उन्होंने 10 + 2 + 3 में हमारे देश को इंट्रोड्यूस कराया। यानी जो 10th तक है वो एजुकेशन अलग, +2 यानी इंटर, +3 यानी ग्रेजुएशन। उसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमारे यहाँ आई 1968 पॉलिसी, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। जिसे आप NPE के नाम से भी जानते हैं, यानी क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे यहाँ कौन लेके आई थी? मिसेस इंदिरा गांधी। अब जब हमारे यहाँ मिसेस इंदिरा गांधी लेके आई थी, तो इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने योगा को इंट्रोड्यूस कराया, इन्होंने डिफरेंट टाइप के वर्क किए, इन्होंने डाइट को बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट बना दी जाए, स्टेट लेवल पर वर्क किया जाए, क्योंकि हर स्टेट में आप देखते हैं एक अलग टाइप की अलग डाइट होती है। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन मिसेस इंदिरा गांधी ने कराई, ये आप याद रखिए 68। अब इसका जस्ट पॉज कर दीजिए, यानी 1986। अब हमारे ये से कौन लेके आए थे? मिस्टर राजीव गांधी। ये कौन लेके आए थे? मिस्टर राजीव गांधी। और 1986 में से योगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, योगा का इंट्रोड्यूस कराया गया, और ये इन्हीं के बेटे थे। 68 के 20 साल बाद, यानी 86 में मिस्टर राजीव गांधी ने इस पर वर्क किया। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, जब हमारा इसको टॉपिक आएगा। आगे देख लेते हैं। 1968 और 86 के बाद 1990 में रामामूर्ति कमेटी आई। और रामामूर्ति कमेटी ने कहा कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाए। टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे तो वो हमारे बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करेंगे, और जब बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करेंगे तो हमारे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हर तरीके से होगा। क्योंकि कोठारी कमीशन ने भी कहा था, इस क्लास में जो बच्चा बैठा है वो हमारे देश के भविष्य का ही निर्माता है। आगे देखते हैं इन्होंने किस पर वर्क दिया? टीचर ट्रेनिंग पर। जब इतना सब कुछ काम हो गया तो अब आई हमारे यहाँ 1992 में जनार्दन रेड्डी की कौन सी? रिवाइज्ड
यानी इसे रिव्यू किया गया था। किसे? एनपीई को। किसके टाइम में? जनार्दन रेड्डी। एनपीई यानी मैंने अभी आपको पहले भी बताया 1968, 86 और अब है 1992। जनार्दन रेड्डी। क्लियर? आगे देख लेते हैं। 1992 में ही हमारे यहाँ आई थी यशपाल कमेटी। अब यशपाल कमेटी ने जब इन्होंने कहा टीचर ट्रेनिंग को प्रावधान दिया जाए, तो इन्होंने कहा बच्चों के बर्डन को कम कर दिया जाए, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा, क्योंकि बच्चों का बैग इतना भारी हो रहा है, इन्होंने कहा बिना बोझ के ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, इसलिए इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन को इंट्रोड्यूस कराया। आगे देख लेते हैं। अब आया 2005। आप अपनी सीमा के पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि अब हम किस में आ गए? 20वीं शताब्दी यानी 2005। इसमें किसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में किस किसने क्या क्या वर्क किए, कैसे कैसे उनको वर्क कराया गया, और उसके बाद 2005 में ही आया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा जी। ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में भी आता है। सैम पित्रोदा, इसको अध्यक्ष करने वाले कौन थे? सैम पित्रोदा। ये तो हो गए अब आपके सारे ईयर्स जो मैंने आपको निमोनिक्स के थ्रू याद कराए हैं। अब आप इस निमोनिक्स के थ्रू याद करने के बाद पहले तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने जो आपको लास्ट वाला क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो में दिया था, वो उसका आंसर अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। मैं इसमें दोबारा आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे, और उस कमेंट बॉक्स में देने के बाद उस आंसर को ढूंढने का प्रयास भी करेंगे। दूसरी बात, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सारी वीडियो अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपके हर एग्जाम में आपको ये काफी हेल्प करेगी। अब हमारा आपको होमवर्क का क्वेश्चन देखिए। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चंस को आप 1968 में किसने वर्क किया था, 1986 में किसने वर्क किया था, 1992 में किसने वर्क किया था, और किस पर वर्क किया था? एनपीई पर। एनपीई की फुल फॉर्म ऑफ एनपीई। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस। इसका आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितना वीडियो शेयर करेंगे आप सिर्फ अपने लिए अच्छा ना सोचे, आप सभी के लिए अच्छा सोचे, जिससे हर बच्चा इन ईयर्स को निमोनिक्स के थ्रू याद कर सके, सब बच्चों की हेल्प हो सके, सब पढ़े, सब बढ़े और आगे चले। मेरा यही प्रयास है। नाउ थैंक यू।